Hello students, welcome you again in the video lecture series of DME 1. Today we are going to see the stress strain curve. Okay, as you know, you already gone through stress and strain diagram or curve in a SOM, in EM. So today we are going to see in detail. So देखिए इस तरीके से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रहता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन रहेगा और वाई एक्सिस के ऊपर आपका स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। और आपका कर्व इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से आपका कर्व दिखेगा और इस तरीके से उसके अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। तो वो पॉइंट्स को हम डिनोट करेंगे एक तरीके से कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो जैसी समझ में आपको कि स्ट्रेन जो रहता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, स्ट्रेस जो रहेगा वो वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये जो आपका ओरिजिन है वो ओ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगी एक सर्टनली, जो आप जब भी मटेरियल के ऊपर कभी लोड अप्लाई करते हो तो वो लोड अप्लाई करने के बाद मटेरियल के अंदर दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होता है स्ट्रेस के रूप में चेंज होता है और एक होता है स्ट्रेन के रूप में। तो स्ट्रेस क्या रहेगा कि जिसकी इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो चेंज होगी उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। और स्ट्रेन क्या कहेंगे, जिस मटेरियल के ऊपर जब लोड अप्लाई कर रहे हो तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, यानी छोटी साइज़ थी वो बड़ी हो गई, बड़ी साइज़ आपकी छोटी हो गई। जो डायमेंशंस के या बिहेवियर या उसका आउटलुक है मटेरियल का, जो भी डायमेंशंस रहेगा, शेप आउट हो जाएगा, वो रिगार्ड करता है सीधा सिंपल कनेक्ट करेगा स्ट्रेन आपका मटेरियल के शेप के साथ। जिस मटेरियल का शेप आउट हो गया, जिसका डायमेंशंस चेंज हो गए ओरिजिनल लेंथ टू एक्चुअल लेंथ तक, जो चेंज लेंथ हुए उसको हम स्ट्रेन कहेंगे। तो मान लो जब आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली वेरी हो रहा है, ग्रेजुअली यानी इंक्रीज होते जा रहा है, और उसका स्ट्रेन भी एक्चुअली हलो स्लो उसका डायमेंशन के अंदर भी चेंजेस होते जा रहे हैं। समझ में लीजिए स्टार्टिंग किस तरीके से, जब ओरिजिन है, जब जो मटेरियल है आपका वो स्टेशनरी स्टेट पे, उसके लोड भी उसके ऊपर स्टेशनरी, जिस तरीके से लोड उसका इंक्रीज किया जाएगा मटेरियल के ऊपर तो मटेरियल का स्ट्रेस भी स्लो यानी इस डायरेक्शन में, इस ऊपर के डायरेक्शन में मटेरियल का स्ट्रेस भी हल्का इंटरनल स्ट्रक्चर मटेरियल के अंदर चेंज होते जाएंगे और मटेरियल के डायमेंशंस में भी आपका चेंज दिखते जाएगा स्लोली, इसलिए ग्राफिक ग्रेजुअली ऊपर तक जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, उसकी एक लिमिट रहेगी जहाँ पे ए पॉइंट आएगा, इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर ए। तो ये ए क्या रहेगा आपका, नथिंग बट, यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए, ए क्या रहेगा, ओ से ए तक एक आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगी, प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगी। यानी प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या रहेगा आपका, मटेरियल हल्का चेंज होते जा रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल की शेप्स भी चेंज होती जा रही है, डायमेंशंस भी चेंज होते जाएंगे और मटेरियल के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट तक हम उस मटेरियल का क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पे क्या है, उस मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर, यानी क्या, मटेरियल अगर आप मटेरियल के ऊपर का स्ट्रेस या लोड आप रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ओरिजिनल शेप में आने के चांसेस ज़्यादा है। इलास्टिसिटी यानी क्या, मटेरियल का ओरिजिनल शेप, जब भी आप वो भी मटेरियल के ऊपर का लोड अप्लाई रिमूव कर देते हो तो वो उसके ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो ओ से लेके ए तक क्या हो गया आपका इलास्टिक बिहेवियर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट आपका बी, ये जो यहाँ पे। अब बी होता क्या है, बी होता है आपका अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। मैं लिखता हूँ आपको समझने के लिए, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। अपर यील्ड यानी क्या कि यहाँ पे मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बाद यहाँ से वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट के अंदर, आ रहा है समझ में, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा, एकदम एग्जैक्टली नहीं रहेगा लेकिन इनिशियल पॉइंट पे रहेगा। और प्लास्टिक लिमिट में जब कन्वर्ट होने की प्लास्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे वो फेल्यूर यानी उसमें मटेरियल के अंदर आपका मटेरियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा
इंड्यूस नहीं होता वहाँ पे हल्का सा सिर्फ स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यानी उसका डायमेंशन चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ यहाँ से हल्का सा नीचे आ रहा है, तो इसको इसलिए हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल का जो भी बिहेवियर है वो अभी परमानेंट फॉर्म में स्टार्ट होने वाला है, कि वो परमानेंट फॉर्म में चला जाएगा, इसके आगे वो परमानेंट फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसका इलास्टिक या प्लास्टिक फॉर्म स्टार्ट होने के पॉइंट्स है ये। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या कहेंगे, अपर यील्ड स्ट्रेस। देन सी जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आएगा वो यहाँ तक, इसको हम कहेंगे ये सी पॉइंट है आपका। तो सी पॉइंट क्या रहेगा आपको, एज यूजुअल ऑब्वियस है कि इसको हम कहेंगे लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, तो लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो चांसेस थे, जो स्ट्रेस जो कम रिड्यूस हो रहा था, कम इंक्रीज़ हो रहा था, और जिसमें थोड़ी सी बिहेवियर यानी जिसमें जो आपका डायमेंशंस चेंज हो रहे थे थोड़े से रैपिडली, तो वो कम होके अब यहाँ से वापस स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हल्का सा मैं कह रहा था कि जो प्लास्टिक फॉर्म इंक्रीज़ हो रहा था या फॉर्म हो रहा था, अब वो चेंज हो जाएगा, वो वापस इलास्टिक लिमिट में चला जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली प्लास्टिक फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा बनना। यानी सी से वो स्टार्ट कर देगा, यहाँ से हम इलास्टिक लिमिट में नहीं जाएंगे, यहाँ से हम प्लास्टिक फॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ से आपका मटेरियल परमानेंट शेप में कन्वर्ट होते जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर का अगर लोड आप रिमूव करोगे तो वो उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपका, डी पॉइंट तक। यानी ये डी पॉइंट है जो आपका, ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट नथिंग बट यूर अल्टीमेट स्ट्रेस। डी इज आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। डी आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। तो यहाँ तक आपका मटेरियल, और ये जो रीजन रहेगा वो रीजन रहेगा आपका प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर आ रहा है समझ में। तो ये प्लास्टिक बिहेवियर है, और इसके बाद जब भी आप उसके ऊपर लोड कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, अप्लाई करते ही जा रहे हो, तो मटेरियल यहाँ से हल्का सा अल्टीमेट पॉइंट, यानी क्या उसका आखिरी पॉइंट है अभी स्ट्रेस या मटेरियल उसकी कैपेसिटी की वो आखिरी पॉइंट तक उसको रजिस्ट कर रहा है लोड को, कि हाँ मैं ब्रेक नहीं होऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। लेकिन इसके बाद और लोड अगर आप उसके ऊपर अप्लाई होते जा रहा है तो आपका स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, और मटेरियल के अंदर की जो डायमेंशन से वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उसका इलांगेशन बढ़ते रहेगा। डायमेंशन अगर मटेरियल आपका इतना सा था लेंथ में, अब वो इतना बड़ा होते जाएगा, कॉम्प्रेस होते जाएगा, और ऑब्वियस चीज़ है वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना लोड आपका होते जाएगा तो वहाँ पे ई पॉइंट एक आता है, जहाँ पे हम उसको कहते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया या फेल्यूर हो गया। ई पॉइंट आपका जो भी रहेगा ये फ्रैक्चर को स्टार्ट करेगा, या ब्रेकिंग या फेल्यूर पॉइंट कहेंगे हम इसको। तो ये होगा आपका यील्ड पॉइंट। आ रहा है समझ में। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेलिंग और थोड़ा सा और मेटलर्जिकली कंसीडर करेंगे और थोड़ा सा लुक देखेंगे, इसको देंगे, तो इसमें हल्का सा चेंज दिखेगा आपको। इसमें क्या रहता है कि जहाँ से ये जो बी पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट जो मैं हल्का सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बी पॉइंट जो है, और आपका डी तक का ये जो रीजन है, ये रीजन को हम कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये डी से लेके ई तक का जो रीजन है उसको हम कहते हैं नेकिंग। नेकिंग, ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग ये थोड़ी सी टर्म जो है, जो अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये आपके मेटलर्जी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। यानी क्या, जहाँ पे भी आपका मटेरियल का जो डायमेंशन है वो चेंज होने वाला था, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट दे के उस डायमेंशन को चेंज ना होने देने के लिए मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो भी प्रोसेस यूज़ की जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो जो बी से डी के रीजन में हम हीट ट्रीटमेंट देके मटेरियल की स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं। देन नेक्स्ट डी से ई में जो होता है वो नेकिंग होता है। नेकिंग यानी क्या, जो अल्टीमेट पॉइंट है मटेरियल का, जिसमें मटेरियल क्या कर रहा है, खुद को कैरी कर रहा है, खुद को रजिस्ट कर रहा है ब्रेक होने के पहले, फ्रैक्चर होने के पहले, फेलियर होने के पहले। लेकिन उसके ऊपर अगर लोड कंटिन्यूसली दिया जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसका एक इलास्टिक लिमिट या उसका एक फेलियर मोड पॉइंट आएगा जहाँ पे वो टूटना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब डी से ई तक वो ट्रैवल करेगा मटेरियल अलॉन्ग विथ योर लोड, इंक्रीजिंग लोड, तो उसमें जो चेंजेस होंगे तो वो नेकिंग टाइप के दिखेंगे। जैसे बॉटल नेक कहते हैं ना, इस तरीके से ऐसा दिखता है, इस तरीके से ऐसा दिख के वो ब्रेक हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो उसको हम नेकिंग कहते हैं। तो यानी मटेरियल इस तरीके से रहेगा तो उसको हम इलांगेट करते करते उसका डायमेंशन कम होते 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 और इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम नेकिंग रीजन कहते हैं। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन हो गया और ये नेकिंग रीजन हो गया। तो होपफुली आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे
वन बाय वन आपका फेल्यूर, डिफरेंट थेरीज ऑफ फेल्यूर। तो इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है या आपका डेरिवेशनल पार्ट है, तो वो समझ लीजिए। तो हम क्या देखने वाले अभी, डिफरेंट थेरीज ऑफ फेल्यूर, डिफरेंट थेरीज ऑफ फेल्यूर। तो उसमें हम फर्स्ट जो देखेंगे थेरी, वो फर्स्ट थेरी का नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी। आपने पहले सुना हो, ठीक है। फिर तो हम देखेंगे अभी डिफरेंट थेरीज ऑफ फेल्यूर, जिसमें फर्स्ट देखेंगे हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी, इसको ही हम क्या कहते हैं, रैंकिंग थेरी, या रैंकिंग्स थेरी, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्यों है डिफरेंट थेरीज ऑफ फेल्यूर, क्योंकि हमने थोड़ी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फेल्यूर थेरी क्या होता है। तो फेल्यूर थेरी क्या रहती है कि आप प्रेडिक्ट करते हो कि किस कंडीशन के अंदर आपका जो रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड मटेरियल है वो किस कंडीशन के अंदर फेल होगा यानी क्या, ब्रेक होगा, डायमेंशंस चेंज होंगे, फ्रैक्चर होगा, बेंडिंग होगा, तो उसको हम कहते हैं फेल होना। तो वो हम किस कंडीशन के अंदर फेल होगा वो देखेंगे। फेल्यूर थ्योरी इसलिए ज़रूरी थी, तो वो उसके कुछ फिर एक थ्योरीज रहते हैं अलग अलग कि किस थ्योरीज में क्या हम कंसीडर करते हैं, किस थ्योरी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे। तो वैसी एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब भी आपका मटेरियल का यील्ड पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट मटेरियल का अगर वो रीच आउट हो जाता है, वहाँ तक रीच हो जाता है, तो मटेरियल किस तरीके से फेल होता है, टू डायमेंशनली उसके अंदर की स्ट्रेस कंडीशन किस तरीके से आएंगी कि जिसकी वजह से वो फेल होगा। तो हम देखेंगे ये थ्योरी, इसमें थोड़ा हल्का सा डेरिवेशन नहीं लेकिन एक फार्मूला रहेगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये थ्योरी स्टेट कर रही है आपको। तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट the failure of the mechanical component to the biaxial or triaxial stresses occurs when the maximum principal stress reaches the yield or ultimate strength of material, ठीक है। देन फेल्यूर ऑकर्स, ठीक है। तो रैंकिंग थ्योरी क्या कहती है, रैंकिंग यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये रैंकिंग नाम के एक एक्सपर्ट ने बनाई थी। तो उनका कहना क्या था कि जब भी फेल्यूर होगा आपका कंपोनेंट का, जो भी बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल यानी जो भी एक्सिस रहता है मटेरियल का, एक्सिस यानी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, जो भी कंपोनेंट का सेंटर पॉइंट रहेगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो उन दोनों के ऊपर जब भी सेंटर वाइज उसके ऊपर लोड एक्ट किया जाएगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, और उसके ऊपर अगर लोड आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते जा रहे हो तो उसके ऊपर जो स्ट्रेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेगा, तो वो यील्ड पॉइंट पे या अल्टीमेट पॉइंट पे जाके रीच करेगा और वहाँ पे आपका मटेरियल फेल होगा। ऐसा इन रैंकिंग थ्योरी के अंदर कहना है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे हम कि आपके पास एक कंपोनेंट है, मान लो ये आपके पास एक कंपोनेंट है इस तरीके से, और इस कंपोनेंट का ये सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली उसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर जब आप लोड अप्लाई करोगे, ये मान लो इस डायरेक्शन में हम कहेंगे इसको टेंजाइल, राइट। इस डायरेक्शन में हम अगर कहेंगे इसको भी हम टेंजाइल ही कहेंगे, इधर से टेंजाइल, और जैसे इसको हम इस साइड में कहेंगे तो कॉम्प्रेसिव, इस साइड में कहेंगे तो हम इसको कॉम्प्रेसिव। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रहेगा। तो ये किस तरीके से करेगा,
और ये इस टाइप में शेयरिंग रहेगा, जैसे हम टाउ जो कहते हैं हम शेयरिंग, बताऊंगा आपको किस तरीके से रहता है। तो जब भी आप इसके ऊपर एक्चुअली लोड अप्लाई कर रहे हो, एक तो कॉम्प्रेसिव करोगे या टेंसाइल करोगे, तो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जब भी लोड अप्लाई करो तो उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो ये एक्स एक्सिस है अपना, इसलिए तो यहाँ पे सिग्मा क्या कहता है, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस। सिग्मा को हम स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा डिनोट किसको कहते हैं, स्ट्रेस को। तो यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो होगा एक्स डायरेक्शन में, एक तो कॉम्प्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है, इसलिए उसको हम सिग्मा एक्स इस नाम से देखते हैं। देन सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई यानी क्या, तो एक तो टेंसाइल रहेगा या कॉम्प्रेसिव रहेगा। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा लोड लगाने की वजह से, तो उसको हम वाई एक्सिस पे हो रहा है, इसलिए हम उसको सिग्मा वाई, सिग्मा यानी क्या, स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो वाई डायरेक्शन के अंदर वो इंड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई आता है, टाउ एक्स वाई। टाउ यानी क्या, शेयर। हम टाउ किसको कहते हैं, हम शेयरिंग को कहते हैं। यहाँ पे मटेरियल आपका ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट इस तरीके से ट्विस्ट होगा, इस वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको डिनोट किया गया है कि टाउ से। और एक्स वाई क्यों, जब ट्विस्ट कर रहा है तो आपका एक्स डायरेक्शन में भी टूट रहा है और वाई डायरेक्शन में भी उसका ब्रेक हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उसको हम टाउ एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए हम टाउ एक्स वाई कहते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कह रही है कि जब भी आप इसके एक्सिस के ऊपर लोड अप्लाई करोगे और वो रीच करेगा और अप्लाई करते जा रहे हो या अप्लाई करते जा रहे हो, अप्लाई करते जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो उसकी एक यील्ड पॉइंट आएगी। जो यील्ड पॉइंट आएगी या अल्टीमेट पॉइंट आएगी, वहाँ पे जाके मटेरियल आपका ब्रेक होते जाएगा, यानी ऐसा जाएगा, नेक होते जाएगा और टूट जाएगा, यानी सेंटर में से वो टूट जाएगा। तो वो टूटना यानी क्या, फेल्यूर मोड। तो इनका कहना यही था कि जब तक आप लोड अप्लाई करोगे एक्सेस के ऊपर, उसके एक्सियल इसके डायरेक्शन के ऊपर, तो वो एक अल्टीमेट पे आके या यील्ड पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट पॉइंट या यील्ड पॉइंट के ऊपर आके ही वो फेल होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। तो उन्होंने इसमें फिर बताया कि किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें उन्होंने बताया कि सिग्मा क्या रहेगा आपका, सिग्मा मान लो सिग्मा 1 जो रहेगा या सिग्मा जो भी कहेंगे आप इसको, सिग्मा कहोगे तो सिग्मा आपका रहेगा एस वाई टी, और सिग्मा 1 क्या रहेगा, एस यू टी। आप बोलोगे सिग्मा ये वाई टी क्या है और यू टी क्या है, तो इसमें डिनोट क्या किया जाता है, एस यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैपिटल एस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट, एट यील्ड पॉइंट, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एस वाई टी लिखा है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यू टी यानी अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। आ रहा है समझ में, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट, एस यू टी यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम देखेंगे 2 डायमेंशनल कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 डायमेंशनल कंडीशन, आपकी 2 डायमेंशनल कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन क्या कहता है आपका, सेम फिगर जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था कि इस तरीके से रहेगा, यानी ये सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ये कॉम्प्रेशन, ये भी कॉम्प्रेशन है। ठीक है, अगर समझ में। तो अब यहाँ पे हम मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कहता है आपका, सिग्मा मैक्स, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इस तरीके से होगा। सिग्मा 1 यानी क्या, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस हम कहेंगे। यहाँ पे सिग्मा 1 जो लिखा है तो मान लो आप कट कर दीजिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप सिग्मा ही समझ लीजिए। यहाँ पे सिग्मा 1 यानी क्या, मैक्सिमम, तो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये अगर आप निकालोगे, इसका इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपको सिग्मा मैक्स मिलेगा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है जो आपके मटेरियल के अंदर है। ठीक है, देन सिग्मा मिनिमम हमें अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम सिग्मा 2
डिनोट करेंगे, उसके अंदर फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो इससे सिग्मा मिनिमम यानी जो मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो इससे फाइंड आउट करेंगे, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो ये रैंकिंग्स थ्योरी है। रैंकिंग्स थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एक तो यील्ड पॉइंट रहेगा या अल्टीमेट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जाके आपका मटेरियल फेल होगा, तो ये इस तरीके से फाइंड होगा कि किस पॉइंट पे जाके आपका मटेरियल फेल होगा। यहाँ पे अगर हम जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं वो उसके जो फार्मूलेज के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर्स पुट करेंगे, और उसके बाद जो भी फाइंड आउट होगा वो आपका रिजल्ट देगा कि ये पॉइंट पे जाके आपका जो भी स्ट्रेस है इस स्ट्रेस के ऊपर जाके आपका मटेरियल फेल होने वाला है यहाँ पे, और इसका मिनिमम स्ट्रेस ये रहेगा कि यहाँ पे भी वो मटेरियल चेंज होगा, यानी दोनों कंडीशन में आपका मटेरियल फेल होने वाला है। तो मिनिमम स्ट्रेस कौन सा रहेगा जो फेल होने वाला है, और मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा रहेगा जो फेल होगा, ये इसके अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक दूसरा डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्यूर देखेंगे। थैंक यू सो मच।